चैप्टर 4 इकोनॉमिक सर्वे का स्टार्ट कर रहे हैं आज, है ना। बेसिकली अभी तक के कैसा सीक्वेंस चलते हुआ आ रहा है कि सबसे पहले स्टेट ऑफ द इकोनॉमी देखें कि अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर में मीडियम टर्म मतलब 2 से 10 साल के बीच में अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति रहेगा आगे, है ना। उसके बाद तीसरे चैप्टर में रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू रिलिस्ट, जिसमें आपका फिस्कल पॉलिसी मतलब वित्तीय नीति के बारे में उस चैप्टर में पढ़े, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के जो भी अर्थव्यवस्था में समस्याएं आ रही हैं, जैसे मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है ना, जॉब जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, या फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए 2 टाइप की पॉलिसीज रखती हैं अर्थव्यवस्था में। एक जिसको बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिस्कल पॉलिसी। तो जो तीसरा चैप्टर था उसमें हमने पूरा पूरा वित्तीय नीति देख लिया। वित्तीय नीति कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, है ना। तो उसमें नीति बनाने वाली कौन है? सरकार, गवर्नमेंट। सरकार अपने तरीके से हैंडल करती है इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को, और दूसरा प्लेयर कौन है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक जो नीति बनाती है उसको बोला जाता है मौद्रिक नीति, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो चौथा चैप्टर जो है वो पूरा पूरा मॉनेटरी पॉलिसी पे बेस्ड। क्लियर जी? नहीं ठीक। तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत मौद्रिक नीति इन बिंदुओं पे हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में क्या क्या चेंजेस लाए गए, ठीक है। सबसे पहला है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में हम जानते हैं सबसे पहले कौन से टूल्स आ जाते हैं? क्वांटिटेटिव टूल्स, है ना, मात्रात्मक टूल्स जो होते हैं, जिससे लिक्विडिटी, तरलता को आरबीआई कंट्रोल करती है। तरलता मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में कितनी करेंसी फ्लो हो रही है, कितनी करेंसी है, कितना कैश है ना। इसको इसको मैनेज करने के लिए मौद्रिक नीति लाई जाती है, और उस मौद्रिक नीति के अंतर्गत ऐसे टूल्स रहते हैं जिससे तरलता को मैनेज किया जाता है। उस टूल्स के अंदर हम देख चुके हैं पहले भी, एक बार देख लेते हैं। और क्या आता है? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इसके बाद आता है SLR, के अलावा क्या है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब इस लास्ट ईयर अप्रैल 2022 में टूल डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, उसको आगे देखेंगे, ठीक है। पहले फ्लोर होता था रिवर्स रेपो रेट, लोएस्ट रेट होता था वो रिवर्स रेपो रेट होता था। अब नया फ्लोर है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, MCLR, ये सारे टूल्स हैं जिससे आरबीआई तरलता को मैनेज करते हैं। जैसे आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट की बैंक है, जो भारत सरकार है उसकी बैंक है आरबीआई। तो आरबीआई ही गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो होती हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करने का काम होता है आरबीआई का, ठीक है। अब जैसे अर्थव्यवस्था में तरलता ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचना चालू करेगी, और उसको बेचने से क्या मिलेगा? पैसा मिल आरबीआई के पास आएगा। तो इससे क्या हुआ? अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो जो है कम हो गया। अगर कैश फ्लो को बढ़ाना है
अर्थव्यवस्था में, तो वापस से जो बेची हुई सिक्योरिटीज है उसको वापस खरीदना चालू करेंगे, तो खरीदे और पैसा अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो ये सारे टूल्स जो हैं इसी से तरलता को मैनेज किया जाता है अर्थव्यवस्था। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। मतलब जब भी आरबीआई मौद्रिक नीति के अंतर्गत कोई भी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर की दर तय करती है, तो उस दर का बैंक फॉलो की नहीं है कि नहीं, बैंक अनुसरण कर रहे हैं कि नहीं उस दर, उसको बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है, जैसे आरबीआई एक फिक्स सीआरआर का मतलब मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। जब भी किसी भी व्यवसायिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक जो होता है, कमर्शियल बैंक है ना, जैसे अपना एसबीआई हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, प्राइवेट में एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, है सर बैंक है, इनके पास जब भी आप कुछ डिपॉजिट करने जाते हो, ठीक, तो उसी पैसे को लेके बैंक लोन देती है, इनको लोन की आवश्यकता होगी, और जो बीच का रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है, जो आपको सेविंग डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट दे रही है बैंक, और जो लेंड कर रही है उस पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ना, मान लीजिए कि 10 रुपए बैंक आपको लोन दी, 10 रुपए मैं डिपॉजिट किया हूँ अगर बैंक में जाके, उस पे मेरे को 4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो मतलब साल भर में मेरे को 4 रुपए का 40 पैसे का फायदा होगा। ठीक है, अब उसी 10 रुपए को बैंक किसी थर्ड पर्सन को लोन देगी, तो अगर 8% लोन देगी तो 80 पैसा बैंक को मिला, तो बैंक क्या करेगी, 80 पैसे में से 40 पैसा मेरे को निकाल के दे देगी और 40 पैसा बैंक का खाता, ऐसे बैंक ऑपरेट होगा। ठीक है, अब ये जो लेन देन की दर है इसको कौन तय करता है, आरबीआई, इसके माध्यम से रेपो रेट और रिवर्स रेपो। अब अगर आरबीआई तय कर दिया कि इतना परसेंटेज रेपो रेट होना चाहिए या रिवर्स रेपो रेट होना चाहिए, पर बैंक उसका अनुसरण नहीं कर रहे, तो क्या होगा कि आरबीआई की जो मौद्रिक नीति वो फेल हो जाएगी, है ना। बैंक अगर, आरबीआई चाह रहा है कि अर्थव्यवस्था से तरलता कम हो, तो रेट को क्या किया, बढ़ा दिया, लेकिन बैंक उसका फॉलो नहीं कर रहे रेट को, तो आरबीआई डायरेक्ट कंज्यूमर्स से पैसा तो लेता नहीं है, कस्टमर से, तो बैंक्स अगर फॉलो करते हैं उस रेट को, बढ़े हुए रेट को या कम हुए रेट को, उसको बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है मॉनेटरी एग्रीगेट्स। मॉनेटरी एग्रीगेट्स का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई, जो भी मुद्रा का फ्लो है उसको नापने के लिए, कितनी करेंसी है पूरी इकोनॉमी में, उसको नापने के लिए अलग अलग मेजर्स होते हैं, तो उसी को बोला जाता है मॉनेटरी एग्रीगेट्स। मुद्रा के चलन को मापने के लिए मॉनेटरी एग्रीगेट्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे इसके माध्यम से आप वो भी नाप सकते हो कि कौन सी प्रकार की मुद्रा है जो सबसे ज्यादा लिक्विड है। लिक्विड का मतलब यह है कि तुरंत आपके पास पैसा है, लेकिन तुरंत के तुरंत आप उस चीज को खर्चा कर सकते हो कि नहीं, उसको तरलता बोला जाता है, लिक्विडिटी। ठीक है, अब सबसे ज्यादा तरल मुद्रा कौन सी है, जो मेरे जेब में है, जो आप वॉलेट में रखे हुए हो, अभी तुरंत आपके पास जो कैश है, आप बाहर निकलोगे और आपको कुछ सामान खरीदना है, तो सबसे पहले आप अपने वॉलेट से पैसा निकाल के दे सकते हैं, लेकिन उससे कम तरल कौन सा है, आपका सेविंग बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है, उसको खर्च करने के आपको पहले बैंक जाना पड़ेगा। आपको दूसरी सुविधाएं हैं, है ना, यूपीआई पेमेंट्स वगैरह आ गया, इससे पहले जब नहीं आया था तब आपको बैंक जाके फॉर्म भरना पड़ता था, उसके बाद वो पैसा आता था आपके पास, तब आप खर्च कर सकते थे। ठीक, उससे कम और कम तरल कौन सा है, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, एफडी, 5 साल के लिए आपके पास कुछ कैश रखा हुआ एक्स्ट्रा, उसको ले जाके बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दी 5 साल, तो अब वो पैसा हमारे को 5 साल बाद ही उपलब्ध हो पाएगा, है ना। तो ये क्या है, तरलता को मापने का तरीका है। ठीक, तो ये मॉनेटरी एग्रीगेट्स अर्थव्यवस्था में कौन सा प्रकार कितना तरल है, उसी के अलग अलग माप है, उसको बोला जाता है मॉनेटरी एग्रीगेट्स। ठीक है, अब उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत चौथा पॉइंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड यील्ड्स।
बॉन्ड यील्ड्स देख चुके हैं पहले, समझ में आया था बॉन्ड यील्ड्स आप लोग थे पहले क्लास में? नहीं? जैसे एक उदाहरण देता हूँ, चलिए ठीक है, ये जैसे मोबाइल फोन, ठीक है, मोबाइल फोन फॉर एग्जांपल बाइक का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, बाइक का एग्जांपल ले, कोई एक बाइक है, ठीक है, जिसको मैं रेंटल चलाता हूँ बाइक, है ना, मतलब जैसे आजकल बाइक ऑन रेंट मिलती है ना, रैपिडो, रैपिडो रेंटल नहीं है, हाँ, पर वो रेंटल में क्या होता है कि आपको पूरा एक दिन 2 दिन के लिए आपको दे देते हैं बाइक कि आप यूज करो, हाँ, लद्दाख वगैरह जाने के लिए, ऐसे बहुत सारी जगह यहाँ पे भी खुल गया है अभी, यहाँ पे भी एक्टिवा वगैरह आपको दिन भर के लिए चाहिए ना तो रेंट पे दे देते हैं, ठीक है, यही है आप, तो अगर मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, अब इसको मैं, इससे इस बाइक से मेरे को रेंट मिल रहा है, मान लीजिए बाइक, ठीक है, पर मंथ रेंट मेरे को 5000 रुपीज मिल रहा है। अब पहली कंडीशन क्या होती है कि अगर मेरी बाइक के रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं तो लोग ज्यादा से ज्यादा उस बाइक को यूज करना चाहेंगे, है ना, तो अब क्या होगा, एग्जांपल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, चलिए ठीक है, बाइक में ही रहते हैं, बाइक को अगर अच्छी बाइक है बहुत ज्यादा, ठीक है, और उसपे 5000 रुपये रेंट मिल रहा है, अब किसी को पता चला कि ये वाली बाइक में बहुत अच्छे फीचर्स हैं, तो वो क्या बोलेगा, ये बाइक मैंने परचेज की मान लो 50,000, तो एक दूसरा आदमी आया मेरे पास, बाइक में बहुत अच्छे फीचर्स हैं, बोला कि ये बाइक को 60,000 और रेंट अभी मिल रहा है 5,000 पर, ठीक है, दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है कि उस बाइक में कुछ फॉल्ट आ गई, है ना, बाइक प्रॉब्लम कर रही है, तो उस केस में क्या होगा कि एक आदमी आएगा बोलेगा मेरे को बाइक को 30,000 रुपए और रेंट अभी भी कितना आ रहा है 5,000, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि आपको पहले 50,000 रुपए 5,000 रुपए रेंट मिल रहा था, मतलब कितना हो गया 10%, क्लियर, यहाँ पे मेरे को 50,000 रुपए की बाइक थी, उसको रेंट कितना मिल रहा था 10,000, 10%, अब यहाँ पे इस केस में जब कोई तीसरा को बंदा मेरी बाइक को खरीदा है, ये सोच के कि उसमें बहुत अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं बाइक, या एवरेज अच्छा है या कोई भी अच्छा फीचर उसको पता चला तो वो मेरे से खरीदा है 60,000, तो अब 60,000 रुपए में खरीदा तो 5,000 रुपए कितना परसेंट हुआ, फाइव बाई सिक्स, मतलब 50/6 कितना हो जाएगा 25/3%, अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास, 8.33 कुछ आ जाएगा, तो क्या हुआ, पहले मेरे को बाइक पे कितना रेंट मिल रहा था 10%, लेकिन अभी जब अगला आदमी 60,000 रुपए में बाइक खरीदा है तो अब उसको कितना परसेंट मिल रहा है 8% लगभग, अगर उसी को कम रेट में खरीदे, उसको मेरे को पता चल गया कि इस बाइक में फॉल्ट है और मैं उसको बेचना चाह रहा हूँ, तो अगला उसको 30,000 रुपए में खरीद रहा है, अब 30,000 रुपए को उसको कितना रेंट मिलेगा 5,000 अपॉन 30,000, हो जाएगा 50 अपॉन 3, तो कितना हो गया, हाँ 16.67%, ठीक है, तो ऐसे ही होता है बॉन्ड यील्ड, क्या होता है जब अर्थव्यवस्था में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग जाता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो
लोग क्या करेंगे कि अपना पैसा को सेविंग डिपॉजिट में डाल देंगे, बॉन्ड नहीं खरीदेंगे। तो उससे क्या होगा कि बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा और बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? जब बॉन्ड की डिमांड कम हो जाती है, बॉन्ड की मांग कम हो गई, तो लोग उसको, बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है पैसा मार्केट से, कुछ भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जैसे एक कहीं पे हाईवे डेवलप डेवलप करना है, तो गवर्नमेंट उसको उस पैसा लगाने के लिए मार्केट से अगर पैसा उठा रही है तो वो बॉन्ड इशू करती है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है बॉन्ड। तो इस केस में क्या होगा कि बॉन्ड का प्राइस कम हुआ लेकिन बॉन्ड की यील्ड बढ़ गई, है ना। इस केस में क्या हुआ कि बॉन्ड का प्राइस बढ़ा, यील्ड कम। ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप देखेंगे, बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे इस चैप्टर में बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो आया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी बताया था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इसलिए लाया गया था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, और उसका बिजनेस नहीं चल पाया, तो क्या होता था कि पहले उसको, हाँ, उसको एग्जिट डोर नहीं मिलता था कि अपने अगर बिजनेस को बंद करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, लोन वगैरह पटाना है और बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं अगर, जिसको पे नहीं कर पा रहा है, तो वो बिजनेस को बंद नहीं कर पाता था। बंद करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन अगर बिजनेस बंद करना है तो उसको इजी बनाने के लिए गवर्नमेंट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेके आई। ठीक है, ताकि क्या हो कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पूरा कोचिंग का सेटअप किया हूँ, पूरा कैमरा डिजिटल बोर्ड किया हूँ, अब फॉर एग्जांपल इन केस अगर मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा, तो जितना जल्दी मैं बिजनेस बंद करके ये सब सामान को बेचूंगा तो उतना जल्दी मेरे पास वापस कैश आएगा और उस कैश से मैं देनदारों का पैसा लौटा पाऊंगा। तो वो जो पैसा अभी अटका पड़ा, कैपिटल जो इस इंस्टीट्यूट में लगा हुआ है, वो फ्री हो जाएगा, और फ्री हुआ तो वापस अर्थव्यवस्था में आएगा। और बैंक को अगर मैं मान लो कि ये सब बेच के लोन जो मेरे ऊपर है वो मैं पटा दिया, तो बैंक जब पैसा वापस मिलेगा तो उसके बाद फिर वो किसी और को लेंड कर सकते हैं। तो ये क्या होगा कि अगर जो बिजनेस फंसे हुए तो नहीं परफॉर्म कर पा रहे, नहीं चल पा रहे, तो उनको जल्दी जल्दी आप बंद करो, नहीं चला पा रहे हो, आपको समझ में आ गया तो आप बंद करो, आप दूसरा बिजनेस करेंगे और वो पैसा जो है वो फ्री होके वापस से अर्थव्यवस्था में आ जाएगा, है ना। और क्या है, अगर बिजनेस चालू करने के लिए बहुत सारे काम की है गवर्नमेंट, सिंगल विंडो क्लियरेंस की, मतलब आप एक जगह जाओ, वहां पे आपको जितने भी क्लियरेंस चाहिए वो सब उस जगह में आपको मिल जाएंगे, उसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस में, है ना। तो उसके लिए क्या होता था, पहले दूसरी कई जगह भटकना पड़ता, इस डिपार्टमेंट जाइए, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है उस डिपार्टमेंट में जाओ, वहां से साइन कराओ, फिर दूसरे डिपार्टमेंट जाओ, तो क्या होता था, बिजनेस चालू करना मुश्किल होता था। तो गवर्नमेंट बहुत सारा ऐसा स्कीम्स लेके आई है कि अब आप एक जगह जाओ, वहां पर आपको सारे टाइप के डॉक्यूमेंट पे क्लियरेंस मिल जाएगा और आप अपना बिजनेस बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जितने आसानी से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बंद करना भी उतना ही आसान होना चाहिए। ठीक है, तभी तो लोगों को समझ में आएगा, तभी लोग रिस्क ले पाएंगे कि चलो ट्राई करते हैं एक बार ये बिजनेस करके, अगर सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो ठीक है, फिर बंद करेंगे, दूसरा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो जितना ज्यादा बिजनेस ग्रो होगा इकोनॉमी में, उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा है। ठीक है, तो बंद करवाने के लिए प्रॉब्लम मत हो किसी को भी, उसी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया, पूंजी का एग्जिट द्वार बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है बैंकिंग सेक्टर में। फाइनली फिर देखेंगे कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स में प्राइमरी सेक्टर हो गया, स्टॉक मार्केट इंडेक्स हो गया,
फिर आईएफएससी, गिफ्ट सिटी, इंश्योरेंस और पेंशन, ये सारी चीजें कैपिटल मार्केट्स में देखी। कैपिटल मतलब होता है पूंजी, ठीक है। कोई भी बिजनेस को अगर अपने कोई भी कंपनी को अगर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूंजी चाहिए होती है ना, और अगर डायरेक्ट पब्लिक से पूंजी उठा रहे हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में शेयर वगैरह, शेयर जानते हैं, शेयर खरीदते हैं ना स्टॉक मार्केट में, तो वो क्या है, आप किसी भी कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर मार्केट में, है ना। तो वही होता है पूंजी मार्केट, कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। चेंज करूं, ये रोड है, जैसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मॉनेटरी डेवलपमेंट, मतलब मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या क्या काम किया गया है, ठीक है। सबसे पहले रेपो रेट रिड्यूस बाई 115 बेसिस पॉइंट्स। अगर बेसिस पॉइंट्स आ रहा है, बेसिस पॉइंट्स एक बार बता देता हूं मैं क्या होता है बेसिस पॉइंट्स। प्रतिशत का मतलब समझते हैं, प्रतिशत, शत मतलब 100, और हर 100 में आपका कितना है। जैसे आप लोग एग्जाम्स वगैरह में आपका रिजल्ट आता है तो आप लोग देखते हैं ना कितना परसेंटेज आया, पूछते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है। हाँ, जैसे 6 सब्जेक्ट्स हैं और हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स हो गया 600। तो प्रतिशत में बताने का मतलब ये होता है कि आपके हर 100 में कितने नंबर आए, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 70% आया है, तो हर 100 मार्क्स के ऊपर आपको 70 नंबर मिला, क्लियर, वो हो गया प्रतिशत। अब क्या होता है कि इकोनॉमी में जो क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़े थे, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या एमएसएफ, इन सब में बहुत माइनर चेंजेस करने से बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट इसमें देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आरबीआई पूरा पूरा 1% भी ना बढ़ाए, मान लेते हैं कि 0.25% बढ़ा रही, तो भी अर्थव्यवस्था में कई हजार करोड़ रुपए का डिफरेंस आ जाता है ना। कई हजार करोड़ रुपए, कई लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी से केवल 0.25% अगर कम कर दिए तो इकोनॉमी में बढ़ जाएगा पैसा, और 0.25% अगर बढ़ा दिए तो उतना पैसा इकोनॉमी से कम हो जाएगा, केवल 0.25% बढ़ाने घटाने से। तो क्या है, वो बहुत छोटा मेजरमेंट है ना। जिस चीज को आप मीटर से नहीं नाप सकते, मान लीजिए इतना छोटा कोई चीज, तो उसको आप मीटर में नहीं नापेंगे, इसको आप नापेंगे सेंटीमीटर में या मिलीमीटर, है ना। तो छोटी चीज को नापने के लिए छोटा स्केल होना चाहिए। वैसे ही इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, उसको मापने के लिए भी छोटा कोई यूनिट होना चाहिए। तो जो बेसिस पॉइंट्स होता है ना, वो परसेंट का 100वां भाग होता है, 100th पार्ट। मतलब अगर जैसे नंबर लाइन है, यहाँ से 1% से 2% जा रहा है ना, तो ये क्या होगा, यहाँ पे बीच में 100, यहाँ इसके बीच में 100 बेसिस पॉइंट्स होंगे। मतलब कैसे चलेगा, 1.01, 1.02 ऐसे ऐसे करके आखिरी में 1.99 और आखिरी में आएगा 2%। समझ में आया? नहीं, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 2 परसेंटेज है, 1 से लेके 2 के बीच में 100 बेसिस पॉइंट्स आएंगे, है ना। तो नंबरिंग कैसे होता है, नंबरिंग कैसे चलेगा, 1.02 सॉरी 1.01 आया पहले, 1.00 के बाद है 1.01, 1.02, 1.03, और ऐसा चलते चलते ये कहां तक जाएगा 1.99, और फिर उसके बाद आएगा 2%। तो 1 से 2 के बीच में 100 बेसिस पॉइंट्स होते हैं, 1% का 100वां भाग, 100th पार्ट, ठीक है, इसको बोला जाता है बेसिस पॉइंट्स। तो आप देखिए यहाँ पे बता रहा है इकोनॉमिक सर्वे कि रेपो रेट रिड्यूस्ड बाय 115 बेसिस पॉइंट्स विल कंटिन्यू फॉर 2 इयर्स फ्रॉम मार्च 2020 टू फरवरी 2022।
पेंडेमिक आया था 2020 में, कोरोना वायरस। उस समय क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्शन हुआ, मंदी हुई, क्योंकि सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है बंद हो गई, लॉकडाउन हुआ, है ना। तो उसके कारण अर्थव्यवस्था कम हुई। तो अब जब भी अर्थव्यवस्था कम होती है तो उस समय एक्सपेंशनरी पैकेज दिया जाता है कि आप इकोनॉमी में कैश फ्लो बढ़ा दो, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे कि मैं ये भी खरीदूंगा, वो भी खरीदूंगा, ये खरीद लेता हूँ, वो खरीद लेता हूँ। तो उससे क्या होगा कि जैसे मेरी इच्छा हुई मोबाइल खरीदने की, तो एक मोबाइल की मांग बढ़ गई, अर्थव्यवस्था में जैसे ही ज्यादा पैसा आया, वो पैसा मेरे पास आया, और मेरी इच्छा बहुत दिन से थी कि मेरे को मोबाइल खरीदना है। अब जब पैसा आएगा तो मैं मोबाइल खरीद लूंगा, और मोबाइल खरीदूंगा तो वो क्या हुआ, एक मोबाइल की मांग बढ़ गई। ठीक है। तो उसी समय जब भी अभी क्या देखें अपन, कैश फ्लो बढ़ाना है अगर अर्थव्यवस्था में, तो आपको रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को कम करना पड़ेगा। ठीक। तो कम करने का मतलब है रेपो रेट रिड्यूस बाय 115 बेसिस पॉइंट्स व्हिच कंटिन्यू फॉर 2 इयर्स, मार्च 2020, कोरोना आने के बाद से फरवरी 2022 तक के 115 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 1.15%, 1.15%, इतना रेपो रेट बढ़ा है इस बीच में। अब 2022 क्यों, 2022 में कोरोना खत्म, लेकिन क्या हुआ, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चालू हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया, प्राइस बढ़ने लग गए अर्थव्यवस्था में। उस प्राइस बढ़ने लग गया तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक उपाय क्या है, आप जो रिवर्स रेपो रेट कम कर रहे थे ना उसको बढ़ाना चालू करें। तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था से पैसा कम होता जाएगा, है ना। और पैसा कम होगा तो जो चीजों का मूल्य बढ़ रहा है वो कम होने लग जाएगा, लोगों के पास पैसे कम, तो लोगों की मांग कम होने लग जाएगी, और मांग कम होगी तो सीधा सीधा वस्तुओं के प्राइस कम हो जाएंगे। ठीक है। सीधा सा सिद्धांत है अर्थव्यवस्था के कि अगर आपकी मांग बढ़ी और सप्लाई कम हुई तो आपके प्राइस बढ़ जाएंगे, मांग कम हुई, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो आपके प्राइस घट जाएंगे, है ना। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन क्रॉस अपर लिमिट जनवरी 2022, मॉनेटरी टाइटनिंग स्टार्टेड। ठीक है। तो क्या था, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, वस्तुओं के प्राइस जो बढ़ने लग गए थे 2022 में, उस समय क्या किया गया, मॉनेटरी टाइटनिंग स्टार्ट कर दिया गया। मॉनेटरी टाइटनिंग का मतलब है कि पॉलिसी रेट्स को आरबीआई बढ़ाने लगी। ठीक है। उसके बाद क्या है, अप्रैल 2022 में कमिटी इंट्रोड्यूस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, रिप्लेस रिवर्स रेपो ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एज द न्यू फ्लो एट द रेट 3.75%। इसको हम बता, जब भी रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, जब भी आरबीआई, आरबीआई क्या है, अपने सेंट्रल बैंक, वो बाकी सारे बैंकों का बैंक है ना। जैसे हम पैसा जब हमारे को चाहिए होता है तो हम बैंक के पास आके लोन लेते हैं, और जब हमारे पास एक्सेस कैश होता है तो हम ले जाके जमा करते हैं। वैसे ही सेम आरबीआई भी है, लेकिन किसका, हमारा नहीं, बैंकों का। बैंकों के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो उसको ले जाके आरबीआई के पास रख सकते हैं, और अगर कुछ कमी हो रही है पैसों की तो आरबीआई से जाके बैंक लोन ले सकते हैं। ये क्लियर है। तो जब आरबीआई लोन्स प्रोवाइड करवाता है इसको, बैंक्स को, तो रेपो दर पे करवाता है। ये क्या है, दर। ठीक है। मान लेते हैं कि 6% की दर है, तो इस रेट पे आरबीआई बैंकों को पैसा प्रोवाइड करेगा। और रिवर्स रेपो का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि ये रिवर्स रेपो रेट 5 पॉइंट समथिंग, 5.5। क्लियर है। ये वो रेट है जिसपे बैंक्स आरबीआई के पास जाके पैसा रख पाएंगे। ठीक।
प्रॉब्लम क्या है कि ये सब पैसा जो भी आरबीआई अगर ले रही है बैंकों से या फिर बैंक आरबीआई से ले रहे हैं, इन दोनों केस में क्या होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के एवज में ही वो पैसा आपको लेन देन करना पड़ेगा। इस स्थिति में क्या होगा कि बैंक आएंगे, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रखवाए, उस एवज में आरबीआई बैंकों को पैसा देगा। ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा कि इसमें कमर्शियल बैंक है, वो आरबीआई को देते हैं पैसा ना, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगा बैंक्स को और उसके बदले में बैंक्स पैसा देंगे आरबीआई। समझ में? तो पैसे का ट्रांजैक्शन जो हो रहा है किसके आधार पर हो रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के आधार पर। अब लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्यों लाया गया? क्योंकि जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे देता है बैंकों को और पैसा ले लेता है, ठीक, उस स्थिति में आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कम हो जाती है। तो नया जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लाया गया, इस उद्देश्य से लाया गया कि जब भी कमर्शियल बैंक्स को पैसा चाहिए होगा तो बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए इस माध्यम से बैंक्स ले सकते हैं पैसा आरबीआई से, बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब उसमें आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आधार बनाने की आवश्यकता नहीं। समझ में? गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ नहीं होती, गवर्नमेंट लिख के दे देती है कि 1000 रुपए की सिक्योरिटी है, एक साल के अंतर्गत इसको, हाँ, इस पे 10% इंटरेस्ट रेट देंगे हम, गवर्नमेंट बोलती है। जैसे मैं आपको बेच दिया है ना, तो 1000 रुपए आप मेरे को दिए और वो कागज अपने पास रख लिए, ठीक। अब एक साल होगा, फिर आपको कागज लेके आओ मेरे पास, बोलोगे कि 10% इंटरेस्ट के साथ में मेरा पैसा वापस कर दो, तो बस वही होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब एक टर्म और आता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्लियर है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्लियर है? इसमें आरबीआई पैसे देता है और इसमें आरबीआई पैसा देता है। अब ये पैसे का लेन देन क्यों होता है? जैसे मेरा एक बैंक है, उसमें मेरे पास बहुत सारा डिपॉजिट आ गया और मेरे पास खूब सारा एक्सेस कैश पड़ा हुआ है, जिसका अभी लोन लेने वाला कोई नहीं है, वो कैश मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा कि इस पैसे से कुछ मैं, मेरी कमाई हो जाए, तो क्या करूंगा कि वो एक्सेस कैश को ले जाके आरबीआई के पास रखवा दूंगा, तो मेरे को इतना प्रतिशत इंटरेस्ट रेट मिलते रहे, इतना प्रतिशत ब्याज मेरे को मिलते रहे। ठीक है। अब दूसरी परिस्थिति में क्या होता है, जब मेरे पास मान लीजिए कि पैसे नहीं है और मेरे बैंक में लोग आके खड़े हुए हैं कि मेरे को कैश विड्रॉ करना है, निकालना है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, बैंक आरबीआई के पास जाएगा कि मेरे पास कैश पैसा खत्म हो गया, आप मेरे को दे दो अभी, फिर आपको वापस कर दूंगा। वो रेपो रेट दर पे आरबीआई क्या करेगा कि ये लो आप इतना पैसा रखो और मेरे को 6% इंटरेस्ट रेट देते रहे। ठीक है। अब एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये जो लिखा हुआ है ना मैसेज, ये होता है मार्जिनल अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है कि अगर बैंक अपने लिमिट को, पूरा कोटा को यूज कर लिया है पैसा लेने का, लेकिन उसके बाद भी बैंक को पैसा और जरूरत है, तो अब आरबीआई क्या बोलती है, आरबीआई क्या बोलेगा कि आप ठीक है, आप अपना पूरा कोटा यूज कर चुके हो, अभी भी आपको पैसे की आवश्यकता है, तो आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन है आपके अंदर, तो आप क्या करो कि रेपो रेट से +1% और जोड़ लो, इस दर पे आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत आप पैसा लो।
तो क्या हुआ कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है, तो इसीलिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को पीनल रेट भी बोला जाता है। पेनल्टी मतलब समझते हैं, पनिशमेंट, पेनल्टी मतलब पनिशमेंट। तो पनिशमेंट, पनिशमेंट क्या, पनिशमेंट कि रेपो रेट से 1% ज्यादा दर पे आपको लोन लेना पड़ रहा है, ठीक है। नॉर्मली रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता है। अगर आप अपना कोटा पूरा यूज कर लिए, मैं आपको बोला कि आपको एक दिन में मान लो 100 रुपया खर्चा करना है, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि मेरा 100 रुपया खर्चा हो गया, लेकिन मेरे पास अभी एक चीज और खरीदना है, मेरे को उसके लिए पैसा नहीं, तो मैं क्या करूंगा आपसे कि अगले बार ऐसी गलती ना करो करके आपको बोलूंगा कि आप जो मैं एक्स्ट्रा पैसा आपको दे रहा हूँ उसमें ज्यादा प्रतिशत इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपना लिमिट यूज कर चुके हो, उसके ऊपर और खर्चा करना चाह रहे हो, तो वही होता है पेनल्टी, पीनल रेट, उसी को बोला जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और वो रेपो रेट से एक्स्ट्रा 1% ज्यादा होता है। अब कभी कभी उसको चेंज भी करते हैं, मान लीजिए केवल 50 बेसिस पॉइंट ही बढ़ा दिए, है ना, 0.5%, लेकिन वो हमेशा क्या होगा, रेपो रेट से ज्यादा होगा। ठीक, ये हो गया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक, ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, ये बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लेते हैं, इसीलिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम रखा जाता है, मतलब रिवर्स रेपो रेट से भी इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा। तो ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का मान लेते हैं कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, लेकिन इसमें सिर्फ ओवरनाइट फंड्स ही अवेलेबल होते हैं। ओवरनाइट फंड्स मतलब सिर्फ एक दिन के लिए। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि अप्रैल 2022 में जो मॉनेटरी कमेटी निर्णय लेती है कि क्या करना है, वही मॉनेटरी कमेटी जो है उसकी बैठक हुई, और उसमें ये बोला गया कि एक नया स्कीम लाते हैं जिसके अंतर्गत बैंक बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के एवज में लोन ले सकते हैं, उसी को बोला गया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब फ्लोर सबसे लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट हुआ करता था पहले, रिवर्स रेट सबसे कम। देखिए एमएसएफ यहाँ पर सबसे ज्यादा है, एमएसएफ रेपो रेट से 1% ज्यादा, मतलब सबसे ऊंचा दर क्या, एमएसएफ, उसके नीचे रेपो रेट, उसके नीचे रिवर्स रेपो रेट। तो ये क्या होता था, ये रिवर्स रेपो रेट सबसे कम इंटरेस्ट रेट होता था। ठीक, लेकिन अप्रैल 2022 कमेटी की बैठक के बाद में नया जो रेट लाया गया इसलिए ये अब सबसे न्यूनतम रेट है। चलिए अब ग्राफ देख लेते हैं, क्या बोल रहा है ग्राफ में, पॉलिसी रेट्स कौन कौन सा, फिक्स रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्लियर है? अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, एमएसएफ को कब लाया गया, एमएसएफ को लाया गया अप्रैल 2022 में, सॉरी एसडीएफ को कब लाया गया, अप्रैल 2022 में। ये ऑरेंज लाइन अप्रैल 2022 के बाद से ऑरेंज लाइन स्टार्ट हुई। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए कि फ्लोर कौन सा था, डैश डैश वाली लाइन किसकी है, डैश डैश वाली लाइन फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट, और फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट सबसे कम रेट होता था। तो आप यहाँ पे देखो कि इसके पहले सबसे लीस्ट रेट किसका चलता हुआ है, ये है फिक्स्ड रिवर्स रेपो। लेकिन अप्रैल 2022 के बाद से रिवर्स रेपो रेट सबसे कम नहीं, उसके बदले में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब ट्रेंड देखते हैं क्या हो रहा है। यहां से फरवरी 2020 लॉकडाउन मार्च से स्टार्ट हो गया था, लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, आर्थिक गतिविधियां कम हुई। ठीक, तो अर्थव्यवस्था डाउन होने लग गई, तो उस स्थिति में क्या करेगी आरबीआई, रेपो जो भी पॉलिसी रेट्स हैं उसको कम करना चालू करेगी, ताकि अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा आए, लोगों के पास ज्यादा पैसा आए, ज्यादा खरीदे लोग, तो फिर से अर्थव्यवस्था वापस अपने स्थिति में आ जाए। तो यहाँ से देखिए आप पॉलिसी रेट्स कम होना चालू हो गया जून 2022 तक, जून 2020 तक के
सारे पॉलिसी रेट्स क्या हुए, कम हुए। ये समझ में आया ना कि अर्थव्यवस्था जब मंदी हो जाती है ना, उस स्थिति में आपके पॉलिसी रेट्स को घटाया जाता है। उससे क्या होता है, इकोनॉमी में कैश ज्यादा हो जाता है, ठीक, लोग ज्यादा खर्चा करने लगते हैं, तो वापस से डिमांड जो है बढ़ने लगती है। ये कंटिन्यू हुआ आपका पूरा अप्रैल 2022 तक। अब 22 में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ने लग गए। तो अब वो प्राइसेस को कम करने के लिए क्या करेंगे कि अर्थव्यवस्था से मनी सप्लाई को कम करना है, तो आरबीआई सब पैसा अपने पास बटोरने लगी, है ना। तो उसके बाद से क्या हुआ, पैसा खींचने के लिए रेट्स को बढ़ाना चालू किया। तो ये जो कहां तक चला, दिसंबर 22 तक। दिसंबर 22 तक का ही डेटा आया है इकोनॉमिक से। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी समझ में आ गया, पीनल रेट होता है, तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अप्रैल 2022 से लाया गया है, रिवर्स रेपो फिक्स रिवर्स रेपो रेट को हटा के, ठीक। अब आ जाते हैं मॉनेटरी एग्रीगेट्स। अरे लिक्विडिटी कॉरिडोर बता दो, इसको बोला जाता है लिक्विडिटी कॉरिडोर। इसको बोला जाता है, सबसे हाईएस्ट क्या है आपका, एमएसएफ, सबसे लोवेस्ट क्या है आज की डेट में, एसडीएफ, एमएसएफ और एसडीएफ, ठीक। जैसे एग्जांपल पे मान लेते हैं कि ये है आपका 6.25 एमएसएफ परसेंट, रेपो है आपका 6.00%, रिवर्स रेपो है 5.75% और ये है 5.50। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना बेसिस पॉइंट्स है, 100 बेसिस पॉइंट्स है, 0.25 कितना डिफरेंस आ रहा है, 1.25 आ रहा है। तो ये यही है लिक्विडिटी कॉरिडोर, एमएसएफ से लेके एसडीएफ के बीच में जितना डिफरेंस आता है इसी को लिक्विडिटी कॉरिडोर बोलते हैं। एसडीएफ क्या है, कोलेटरल के बिना स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, कोलेटरल के बिना, जब आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है उसके बाद भी उसको लिक्विडिटी कम करना है, तो बिना कोलेटरल के बैंकों से पैसा ले सकती है आरबीआई। क्लियर, अब आ जाता है मॉनेटरी एग्रीगेट्स। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति, मतलब कितना सर्कुलेशन में मुद्रा, उसको नापने के लिए इन सारे चीजों का उपयोग किया जाता है, M0, M1, M2, M3, M4। सबसे पहला आता है इसमें M0, जिसको रिजर्व मनी, मॉनेटरी बेस मनी या हाई पावर्ड मनी बोला जाता है।
सबसे तरलतम मतलब सबसे लिक्विड मनी जो भी है ना, उसी को रिजर्व मनी बोला जाता है या हाई पावर्ड मनी या बेस मनी भी बोलते हैं। तरलतम कौन कौन सी आती है? हाँ हाँ, यहाँ पे देखिए करेंसी इन सर्कुलेशन, जो भी हम सबके यहाँ पे पास में जेब में पैसे हैं वो सारा M0 के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, मतलब जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो कुछ कुछ पैसा अपना सीआरआर के अंतर्गत रखवाते हैं, सीआरआर एसएलआर में। सीआरआर में कैश तो ज्यादातर सीआरआर में ही रखा है, तो बैंकों का जितना पैसा आरबीआई के पास रखा हुआ है वो भी किसमें आएगा? M0 रिजर्व में। और लास्ट क्या है? अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है ये। क्यों? क्योंकि आप अगर फिक्स डिपॉजिट करवा दी हो लेकिन अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि जो मेरी जरूरत है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि फिक्स एफडी तोड़वाना पड़े, तो आप क्या करोगे कि उस जो भी आपकी जरूरत है उसको डिले कर दोगे कि बाद में जब पैसा आएगा तब खरीद लेंगे। ठीक, तो वो कम लिक्विड मनी है। लेकिन अगर आपके पास तुरंत जेब में कैश पड़ा है और आपको इच्छा है लेने की, तो सबसे पहले आप लिक्विड मनी को यूज करो। तो जब भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्थिति होती है, वस्तुओं का दाम बढ़ने लगता है, तो किसके कारण बढ़ता है? सबसे ज्यादा लिक्विड कैश के कारण, लिक्विड मनी के कारण जो आपके जेब में। ठीक है, इसीलिए इसको मापना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इसका मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं M1, इसको नैरो मनी भी बोला जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? करेंसी विद पब्लिक, ये बड़ा सर्कल दिख रहा है ना। ठीक, तो इसके अंतर्गत हम सबके पास जो पैसा है वो भी आएगा। ठीक, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है आप सेविंग बैंक अकाउंट में जो पैसा रखते हैं वो डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट इसलिए बोला जाता है कि आप अगर जब आपकी इच्छा हो तब आप बैंक के पास जाके खड़े हो सकते हो कि हमारे को हमारा कैश निकालना है, बैंक से पैसा निकालना है, वो होता है डिमांड डिपॉजिट। और टाइम डिपॉजिट क्या होता है? जो एक निश्चित समय के लिए आप बैंक के पास रखवाए। समझ में? डिमांड और टाइम डिपॉजिट का अंतर। डिमांड मतलब आप कभी भी डिमांड कर सकते हो बैंक के पास जाकर मेरे को पैसा चाहिए, लेकिन टाइम डिपॉजिट का एक समय निश्चित होता है, उसके बाद ही आपको मिलेगा पैसा। तो नैरो मनी के अंतर्गत सबसे पहला करेंसी विद पब्लिक, उसके बाद डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, क्योंकि एक टाइप से वो भी थोड़ा सा कम लिक्विड है बट है। ठीक है, करेंट प्लस सेविंग अकाउंट और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। उससे बड़ा मेजरमेंट क्या है? M2। ठीक है, M0 छोटा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल M1 और उससे ज्यादा बड़ा सर्कल होता है M2। अब M2 के अंतर्गत क्या आता है? M1 तक की सारी चीजें, M1 में जितना था वो आ रहा है। उसके अलावा क्या है? सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। अब पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट को क्यों M2 में डाला गया है? क्योंकि पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी ब्रांच नहीं होती है ना,
जैसे बैंकों की कई सारी शाखाएं होती है ना, वैसी पोस्ट ऑफिस की होती है नहीं। हाँ, तो अगर आपको अपने पोस्ट ऑफिस से विड्रॉ करने जाना है तो उसकी एक ही शाखा है, तो वो थोड़ा सा और कम तरल हो गया। अगर आपको तुरंत कैश की आवश्यकता है तो आप नियरेस्ट ब्रांच चले जाओगे बैंक के, अगर वहां नहीं मिला तब आप जाओगे पोस्ट ऑफिस। तो उससे कम तरल में उसको रखा गया सेविंग डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस। अब ये जो दो मेजर्स है ना, M0 और M1, ये तात्कालिक मुद्रा स्थिति को मेजर करने के लिए इसको देखा जाता है। मेजर करने के लिए नहीं, तात्कालिक मुद्रा स्थिति कंट्रोल करने के लिए इनको देखा जाता है कि है कितना इकोनॉमी। लेकिन अगर फ्यूचर में आपको स्पेक्यूलेट करना है कि फ्यूचर में मुद्रा स्थिति क्या हो सकती है, तब आप इसको देखो M2। अब आ जाते हैं M3 ब्रॉड मनी। ठीक है, ब्रॉड मनी में क्या आएगा, M1 पूरा आ जाएगा, उसके अलावा टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। टाइम डिपॉजिट मतलब आपका फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, M3 जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे करेंसी क्या है, हम जो कैश यूज कर रहे हैं वो क्या है, एक तो सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि आप उसको यूज कर सकते हो, आप कैश दोगे और उसके बदले में कुछ सामान दोगे, तो क्या हो गया, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। और दूसरा क्या होता है, एक स्टोर ऑफ वैल्यू होता है। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब आप अपना पैसे को उसमें स्टोर करके रख सकते हो, है ना, उसी माध्यम। तो जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज से स्टोर ऑफ वैल्यू ज्यादा होते जा रहे हैं। अब ये जो है, ये स्टोर ऑफ वैल्यू ज्यादा है, क्यों, क्योंकि आपका टाइम डिपॉजिट है। आप एफडी को क्या कर सकते हो, तुरंत उसके बदले में कुछ आप खरीद नहीं सकते ना एफडी के बदले। ठीक, तो अब क्या हो गया, एफडी हो गया आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक, मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं रहा। अब आ जाता है M4 में M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग। ये सबसे कम तरलतम मुद्रा का माप है, मुद्रा तरलता का माप। ठीक है, लीस्ट लिक्विड है। अब एक होता है मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि अगर आप 100 रुपए इंजेक्ट कर रहे हो अर्थव्यवस्था में, हाँ, तो वो कितने गुना हो जाएगा अर्थव्यवस्था में आने के बाद। क्यों, आपको बताया था उस दिन, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम बोला था होमवर्क में पढ़ने के लिए। तो क्या होता है कि जब भी अर्थव्यवस्था में आप कुछ पैसा इंजेक्ट कर रहे हो, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना, पूंजीगत व्यय सरकार का। तो अगर सरकार 1 रुपए खर्चा कर रही है तो अर्थव्यवस्था में आने के बाद वो 4 रुपए 80 पैसा बन जाता है। क्लियर है, उसी को बोला जाता है मनी मल्टीप्लायर। तो अगर यहाँ पे किसका किसका रेशियो, M3 और M0 के रेशियो को मनी मल्टीप्लायर बोला जाता है।
कैसे? ये सिर्फ आपका कैश है, रफली एक तरीके से मान सकते हैं कि सिर्फ कैश है, और इसमें आपका M3 में आ रहा है आपका टाइम और डिमांड डिपॉजिट दोनों आ रहा है। अब बैंक के पास अगर आप पैसा जमा करवा दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक उसको आगे लेंड करेगा, ठीक है। और लेंड किया, आगे लोन दिया, अगर आप जो पैसा बैंक में जाके जमा करवाए, अगर बैंक उसको आगे लोन दे दिया, है ना, तो क्या होगा कि आपके पास आपका पैसा आपके अकाउंट में शो हो रहा है, वो आपके में भी काउंट होगा, और वो लोन का पैसा जो इकोनॉमी में आ गया वो भी काउंट होगा, तो डबल। अरे जैसे एक सिंपल बताता हूँ, जैसे पर्सन 1 ये ले जाके 100 रुपए बैंक में जमा करवाया। अब बैंक का काम ही है कि डिपॉजिट लेती है और उसी पैसे को लोन में दे देती है। बैंक इसी 100 रुपए को फिर से क्या की, लोन में दे दी, ठीक है। मान लेते हैं कि दूसरा बंदा पर्सन 2 जो लोन लिया है, ठीक, ये बंदा अगर इसमें से 20 रुपए खर्च कर दे रहा है और बाकी का फिर 80 रुपए ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर दे रहा है, तो फिर से बैंक के पास कितना रुपया आ गया, 80, ठीक है। अब ये बैंक फिर से तीसरे पर्सन को लेंड की, ये फिर से 20 रुपए खर्च किया और 60 रुपए को फिर से ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक पर्सन 4 को लेंड की 60 रुपए, ये 20 खर्चा किया और 40 रुपए फिर से ले जाके बैंक में। तो सबसे पहला आपका इनिशियली जो था वो 100 रुपए था, दूसरी बार लोन जब बैंक दी तो 80 रुपए दी, और आपके पास आपका भाई आपके अकाउंट पे डिस्प्ले तो हो रहा है ना कि मेरे पास कैश जो है वो 100 रुपए है बैंक में, और इस आदमी के पास भी 80 रुपए आ गया, 80 रुपए आ गया कि इस आदमी के पास 100 रुपए आ गया, ठीक। अब फिर वो 80 रुपए ले जाके बैंक में जमा किया, तो उसके अकाउंट में फिर 80 रुपए दिखाई रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि ये मनी मल्टीप्लायर ऐसे ही काम करता है, ठीक है। और इसका किसका रेशियो होता है, M3 और M0। M0 जो केवल कैश है, लेकिन जैसे ही वो कैश आपका बैंकिंग सिस्टम में एंटर हुआ तो वो आपका M3 हो जाता है, और इन दोनों के रेशियो को ही मनी मल्टीप्लायर बोला जाता है। एक लास्ट स्लाइड वाली आज देख लेते हैं। मई 2022 में रेपो रेट एसडीएफ एमएसएफ हाइक बाय 40 बेसिस पॉइंट्स और सीआरआर बाय 50 बेसिस। ये वही देखे हैं लास्ट वाले ग्राफ में, ये वाले ग्राफ में जब यहाँ पे बढ़ने लगे पॉलिसी रेट्स, यहाँ पर ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि मई 2022 के बाद से पॉलिसी रेट्स बढ़ाना चालू है सेंट्रल बैंक। 22 से लेकर दिसंबर 2022 तक के 225 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है टोटल। दिसंबर 2022 जब तक का डेटा दिया हुआ इकोनॉमिक सर्वे में, तब तक पॉलिसी रेट्स 35 बेसिस पॉइंट ड्रॉप, ठीक है। अभी मॉनेटरी एग्रीगेट स्वैप इसके पहले वाले देखे अपन मनी सप्लाई को मेजर करने के, तो पहले क्या बोल रहा है, M0 इंक्रीज बाय 10.3% ईयर ऑन ईयर दिसंबर 2022, दिसंबर 2022 तक के यहाँ पर जरा छोड़ दीजिए पूरा। यहाँ पे सबसे पहले रिजर्व मनी आपका क्या हुआ, पहले 13 था फाइनेंशियल 22 में, M0 increased by 10.3% 2022 driven by ठीक है। और ये जो बढ़ रहा है किसके कारण से बढ़ रहा है, driven by bankers deposit by RBI, ये इसके कारण। सीआरआर के इंक्रीज होने से डिपॉजिट बढ़ा है। ओके, ये पूरा ग्राफ जो है वो ग्रोथ का ही है, ठीक है।
हाँ हाँ, ग्रोथ का ही ग्राफ है, ठीक है। तो 13 में 10.3 और इंक्रीज हुआ, इसके कारण जब सेंट्रल बैंक सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दी, तो उसको बढ़ाने के कारण क्या हुआ कि बैंकों को अब ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखवाना पड़ा। ठीक, सीआरआर का उपयोग जानते हैं क्या होता है? सीआरआर को इसलिए उपयोग किया जाता है कि अगर कोई डिपॉजिटर, जमा करने वाला व्यक्ति अगर बैंक में ले जाके पैसा जमा किया तो उस पैसे को बैंक पूरा का पूरा लैंड मत कर। क्यों? क्योंकि अगर वो वापस पैसा अपना मांगने के आ गया तो बैंक के पास जब कुछ पैसे नहीं रहेगा तो पैसा लौटाएगी कैसे? उस परिस्थिति के लिए सीआरआर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब सीआरआर को बढ़ा देंगे तो ज्यादा पैसा रखवाना पड़ेगा बैंकों को आरबीआई के पास। तो वही बता रहा है कि बैंक का डिपॉजिट बढ़ने के कारण ओवरऑल रिजर्व मनी जो है वो 10.3% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। M3 दिसंबर 2022 में 8.7% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर अपस्विंग इन क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक्स, ठीक। M3 जो बढ़ा है इसमें कमर्शियल बैंक्स ज्यादा लोन देने लगे, ठीक, और ज्यादा लोन देने के कारण M3 8.7% ग्रोथ देखने को मिला। इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ किसका देखने को मिला होगा? आप देखिए, अपस्विंग इन क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक्स। अपस्विंग इन टाइम डिपॉजिट्स, देखिए टाइम डिपॉजिट्स के बेसिस पे ही बैंक एश्योरिटी के साथ लोन दे सकती है कि ये पैसा मेरे पास 5 साल के लिए रखा हुआ है ना, तो इसको मैं डेफिनेटली लोन में दे सकती हूँ, ठीक है। तो आप सबसे देखिए, ज्यादा देखिए, टाइम डिपॉजिट इंक्रीज हुआ है 9.1%, जिसके कारण आपका एफडी में ग्रोथ देखने के लिए मिला। लास्ट ईयर ग्रोथ कितनी थी? 8.8%। इस साल की ग्रोथ कितनी? 8.7%। इसमें लास्ट ईयर कितना था? 13% ग्रोथ देखने को मिली थी इसमें M0 में, और फाइनेंशियल ईयर 23 में 10.3% ग्रोथ देखने के लिए मिला। अब ग्रोथ क्यों कम दिख रहा है? क्यों? क्योंकि पॉलिसी रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। पॉलिसी रेट्स बढ़ाएंगे मतलब आपका सर्कुलेशन, जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है अर्थव्यवस्था में, वो कम हो जाएगा। तो यही दिखा रहा है कि पिछले साल M0 13% बढ़ा था, इस साल केवल 10.3% बढ़ा। सेम ईयर यहाँ पे भी, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। क्यों? क्योंकि बैंक बहुत ज्यादा लोन देना चालू कर दिया, ठीक। और लास्ट पॉइंट ये है, द मनी मल्टीप्लायर, द रेशियो ऑफ M0 एंड M3 5.1 फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2020, ठीक है। इतना मनी मल्टीप्लायर बढ़ा, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू।